नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? ऑप्शन है हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी या लौकिक संस्कृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं? आपको बताना है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं। सही उत्तर है इसका द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप है, मौखिक है, मानक है या साहित्यिक है? सही उत्तर है इसका मौखिक रूप। भाषा का मूल रूप मौखिक रूप है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ था? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? सही उत्तर है इसका 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? सही उत्तर है इसका 14 सितंबर सन 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी? द्रविड़ हिंदी में, दक्कनी हिंदी में, दक्कनी उर्दू में या परिनिश्चित हिंदी में? सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी हिंदी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं? सही उत्तर है इसका मध्यकाल की। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5 या 8? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। वह है पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? और सही उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और निमाड़ी आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ था? और इसका सही उत्तर है अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? आपको बताना है कि भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? सही उत्तर है इसका बिहार। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली हिंदी से, ब्रजभाषा से, अवधी से या बांगरू से? और इसका सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तत्व कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है और भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। और इसका सही उत्तर है भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। यह कथन जो है यह अशुद्ध है, यानी असत्य है। भाषा जो है सामाजिक वस्तु है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी होगी? आपको बताना है कि इन लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी होगी? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि या प्रतीकात्मक लिपि? और इसका सही उत्तर है चित्र लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं।
मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में या मैथिली में? सही उत्तर है इसका ब्रजभाषा में। कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है वह ब्रजभाषा में रचित है। 20 नंबर का प्रश्न है कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या पहाड़ी की? सही उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी हिंदी की। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? सही उत्तर है इसका फारसी। फारसी भाषा जो है वह मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालती थी। अगला प्रश्न है कि इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? और इसका सही उत्तर है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है उर्दू की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे अरामाइक लिपि से विकसित माना जाता है और इसमें कुल 37 वर्ण ही थे। इसमें स्वरों का अभाव था, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तमिल, बांग्ला, पंजाबी और मराठी। तो देवनागरी लिपि में जो है मराठी लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाती और हड़ावती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थानी। यह राजस्थानी वर्ग की बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या शारदा लिपि से? सही उत्तर है इसका ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? हिंदीतर यानी हिंदी से इतर, और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। यह हिंदी से इतर भाषी राज्य है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965, 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक इस व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ब्रज भाषा के लिए, खड़ी बोली हिंदी के लिए, मानक भाषा के लिए या जन भाषा के लिए? सही उत्तर है इसका मानक भाषा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? पंक्तियां है यह। जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोउ होय। और आपको बताना है कि पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सत्यनारायण कविरत्न की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की या मैथिली शरण गुप्त की? सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के कर्पूर मंजरी जो सट्टक श्रेणी का नाटक है उससे ली गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन में है सदल मिश्र, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन और अमीर खुसरो। सही उत्तर है इसका सदल मिश्र। सदल मिश्र ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वासिष्ठ और बृहस्पति नीतिसार। सही उत्तर है इसका अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, यह एक व्याकरण का शास्त्र है जिसमें इन्होंने भाषा को एक रूपता देने का कार्य किया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? प्राकृत को, अपभ्रंश को, पाली को या लौकिक संस्कृत को? सही उत्तर इसका हो जाएगा अपभ्रंश को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? सौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या पैसाची से?
और इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या पैसाची से? और इसका सही उत्तर है अर्धमागधी से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? पद विज्ञान में, ध्वनि विज्ञान में, वाक्य विज्ञान में या अर्थ विज्ञान में? और इसका सही उत्तर है वाक्य विज्ञान में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? लौकिक संस्कृत से, पुरानी हिंदी से, सौरसेनी से या वैदिक संस्कृत से? सही उत्तर हो जाएगा इसका वैदिक संस्कृत से। अगला प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? हिंदी का, हिंदुस्तानी का, हिंदुई का या उर्दू का? सही उत्तर है इसका हिंदुस्तानी का। इन्होंने हिंदुस्तानी का समर्थन किया था भाषा के संदर्भ में, और हिंदुस्तानी में कई भाषाओं के शब्द मिले हुए थे। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, बघेली या मगही? खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा कौरवी। अगला प्रश्न, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? बस्ती है, बाराबंकी है, बहराइच है या अयोध्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अयोध्या। अवधी बोली का केंद्र स्थान जो है अयोध्या है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की। पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में या लोक गीतों की भाषा के अर्थ में? और इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली व मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरसन या शिव सिंह सेंगर। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा था। सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, जोइंदू या रामचंद्र? और इसका सही उत्तर है स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? और इसका सही उत्तर है सन 1963 में। अगला प्रश्न है कि सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? 5, 11, 21 या 7? और इसका सही उत्तर है 21। उसमें 21 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, महात्मा गांधी के, पुरुषोत्तम दास टंडन के या बाबू शिव प्रसाद के? और इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी। इनको हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया, यानी उसका नाम इन्होंने क्या दिया हुआ है? भारतेंदु युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग या आधुनिक युग? सही उत्तर है इसका लाल युग। इन्होंने लाल युग कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 20वीं शताब्दी को, 18वीं शताब्दी को, 19वीं शताब्दी को या 17वीं शताब्दी को? और इसका सही उत्तर है 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मलयाली का संबंध किससे है? ऑप्शन में है राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। मंडयाली जो है एक पहाड़ी भाषा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन पहाड़ी। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बांगरू, ब्रजभाषा, मैथिली और अवधी?
सही उत्तर हो जाएगा इसका अवधी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।